ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी हेक्सचर-ओवलन थ्योरी की। इसी के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिस टर्म्स के साथ हम उसको स्टडी करते हैं, बेसिकली क्लियर करते हैं। असल में अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाता है जब वो किसी पेपर के अंदर बैठते हैं, एग्जाम के अंदर बैठते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि थ्योरी को वहाँ लिखेंगे कैसे, रिटर्न कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको डिटेल इसीलिए किया जा रहा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज आप लोगों के लिए जब आप मास्टर के लेवल पर पेपर दे रहे होते हो या आप किसी ऊंचे डिग्री के हाई लेवल डिग्री के लिए जब आप पेपर देते हो तो वहाँ ये बड़ा काम करता है। सबसे पहली बात यहाँ करते हैं फैक्टर एंडोमेंट होता क्या है। देखिए जी, रिसोर्सेज की सप्लाई होती है। कुछ होते हैं जिनके पास स्कैरस सप्लाई होती है कुछ कंट्रीज के पास, लेकिन कुछ कंट्रीज के पास एक्सेस सप्लाई होती है और वो एक्सेस सप्लाई क्या कहलाती है, एंडोमेंट कहलाती है। एंडोमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ मौजूद है और बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो वो एंडोमेंट कहलाती है। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब ये होता है कि वो अपना ऐसा फैक्टर रखता हो जिसकी सप्लाई कभी कम नहीं हो सकती या सप्लाई के ऊपर कोई डिफरेंशिएट नहीं आ सकता। तो यहाँ भी यही बात हो रही है और इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है कि अगर हम किसी भी मुल्क के ऊपर कोई भी पैसा या कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा है तो उसको हम कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसी गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं या ऐसी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं जिन गुड्स के थ्रू हमें कोई अच्छा बेनिफिट हासिल हो सकता है, तो वो हमारा एंडोमेंट का सेटअप कहलाता है। बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हेक्सचर-ओवलन जो है वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, वो बेसिकली पूरा एक कंप्लीट सिनेरियो है। इसके बाद हम एक और डिस्कस करेंगे। इस सिनेरियो को दोबारा भी रिपीट किया गया और इसी सिनेरियो को रिपीट करने के बाद वो मॉडर्न हेक्सचर-ओवलन थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो मॉडर्न लेवल पर भी चला गया। तो ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये होती है कि कुछ कंट्रीज के ऊपर बात अगर करते हैं तो फैक्टर एंडोमेंट क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं। फैक्टर एंडोमेंट क्या करता है कि कोई रिलेटिव सप्लाई आपके पास ज़्यादा हो, यानी जैसे आपके पास देखिए अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ लेबर है, कैपिटल है और लैंड है। इन तीनों अशिया में से जिस चीज़ की आपके पास कसीर तादाद में पाई जाती हो, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद हो, वो सिस्टम कहलाता है आपका एंडोमेंट। एंडोमेंट कैसे कहलाता है कि अगर हम तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं उसमें से जिस प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के ऊपर ज़्यादा आपके पास सप्लाई मौजूद हो, यानी इसकी रिसोर्स इतनी मौजूद हो कि वहाँ सप्लाई बढ़ रही हो आपकी, तो वो कहलाती है आपकी एंडोमेंट। इसी तरह अगर हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं किसी कंट्री के पास लैंड बहुत एरिया है, लैंड एरिया बहुत है, कुछ कंट्रीज के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज हैं जो लेबर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह के बहुत सारे लोग कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये तमाम जो कंट्रीज हैं ये आपका जो है वो लेबर डिपेंडेंट है। इनके पास लेबर बहुत ज़्यादा है और लेबर फोर्स से बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हैं, जैसे कि एग्री सेक्टर वगैरह के अंदर इनका काम बहुत स्ट्रॉन्ग चल सकता है। अच्छा, अगर यहाँ बात करते हैं तो इसमें ये वो कहता है हेक्सचर-ओवलन ये कहते हैं कि वो चीज़ें आपको सप्लाई करनी है जिसके अंदर आपका ज़्यादा महारत रखते हो या आपकी ज़्यादा महारत हो। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर एंडोमेंट को देखते हैं तो फैक्टर एंडोमेंट भी जो है वो हेक्सचर-ओवलन थ्योरी से इसी तरह से अटैच हो जाता है कि उसके अंदर आप किसी भी एक ऐसे फैक्टर को रखते हो, ऐसी रिसोर्स को रखते हो जिससे आपका जो सिस्टमेटिकली आपका जो अराउंड फिगर है वो बेहतर साबित हो सके। यानी अगर आपने क्या किया कि बस लेबर डिपेंडेंट है तो आप एग्री सेक्टर की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, ये करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है और जब इंटरनेशनल ट्रेड में आप हिस्सा लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम इस कंसेप्ट को हेक्सचर-ओवलन थ्योरी के अकॉर्डिंग रखते हैं तो हेक्सचर-ओवलन जो है वो ये कहते हैं कि एक कंट्री जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इतनी अबेंडेंट वे में करता है, इतनी खुले अंदाज में करता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो देखी जा सकती है। यानी अगर आपके पास क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा लेबर फैक्टर है तो आपने काम करना है किस चीज़ के अंदर, आपने एग्री सेक्टर के अंदर काम करना है, आपने टेक्सटाइल लेबर के ऊपर काम करना है। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हैं, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से। ठीक है, अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से, क्योंकि देखिए हम इंटरनेशनल मार्केट की यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर
जो है वो किसी भी किस्म की लोकल मार्केट की बात नहीं करे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, ठीक है। लेन देन का एक सिस्टम बनता है तो ही आपके पास होता है। बेसिकली अगर हम यूँ समझाएं आपको शॉर्ट फॉर्म में, तो जो इंटरनेशनल मार्केट होती है वो बार्टर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ लाओगे तो कुछ लेकर जाओगे। इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट बैलेंस की जाती है। इंटरनेशनल मार्केट की जो बैलेंसेज होते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मामला होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो वो ये कहते हैं, हेक्सचर रोलन का ये कहना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्कैर स्पेक्टर है जिसके अंदर कम है आपके पास रिसोर्सेज, वसाइल नहीं है, तो आप ऐसा करें उन चीज़ों को आप बाहर से इम्पोर्ट करें, उनको मंगवाएं। जैसे कि आप ऐसा करें कि टेक्सटाइल मंगवा रहे हैं, गारमेंट मंगवा रहे हैं, आपके पास खुद का एक लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर पड़ा हुआ है, लेबर का ज़्यादा पड़ा है, लेकिन आप फिर भी टेक्सटाइल को बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, गारमेंट को बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो कहते हैं कंट्रीज जो है इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर यही कंडीशन देखी जाए कि अगर आपके पास कैपिटल अबेंडेंस चीज़ें नहीं है, जैसे कि मशीनरी नहीं है, आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं है, जिस तरह की और चीज़ें नहीं है, तो वो आप वहाँ से हायर करें, वो आप मंगवाएं, तो आपके लिए वो एक चेन बन जाती है, उससे आपको जो है बैलेंस क्रिएट होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। असल में अगर हम बात करते हैं कि जो फैक्टर एंडोमेंट है और उसका OH के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो देखें असल में ये जो मॉडल था ये डिफरेंसेस के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो अगर हम एंडोमेंट की बात करते हैं तो कंट्रीज के पास जो फैक्टर एंडोमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस के ऊपर बात कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो थ्योरी बिल्ड हो रही है वो थ्योरी किस तरह से बिल्ड हो रही है, वो कंट्रीज के एक्सप्लेनेशन के ऊपर बन रही है। यानी देखिए, जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के पास लेबर एडवांटेज गुड्स हैं, ठीक है, वो अगर किसी जगह बेचता है या किसी और जगह जाता है तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज की, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज को डिफाइन कर रहा है। बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज अपनी जगह है, उसका एक अपनी वैल्यू है, मगर ये जो थ्योरी है ये अगर हम एंडोमेंट के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी आप किसी देखिए फैक्टर ऑफ एंडोमेंट का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी चीज़ सप्लाई में ज़्यादा है, कोई भी चीज़ बढ़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज में भी क्या है कि वो ये कहता है कि जिस चीज़ में आप महारत रखते हो उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर दें। तो अब क्या हुआ, जब हम हेक्सचर रोलन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होकर आता है कि असल में महारत किस बुनियाद पर होगी। देखिए, क्वालिटी पे हमने बात कर ली, पहले हमारी बात हुई क्वालिटी के ऊपर, फिर हमारी क्वांटिटी के ऊपर बात हुई, और अब हम सप्लाई पे बात कर रहे हैं। सप्लाई का मतलब ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी सप्लाई ऑफ लेबर और कॉस्ट गुड्स हो गए, तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। देखिए, क्लियर कीजिएगा, पहली टर्म हमने डिस्कस की, दूसरी टर्म हमने डिस्कस की, तीसरी टर्म हम सप्लाई की बात कर रही है। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब होता है सप्लाई, कि आपके पास कितनी सप्लाई मौजूद है, आप कितनी सप्लाई को यूटिलाइज कर सकते हैं, या कितनी रिसोर्सेज आपके पास सप्लाई की जरूरत मौजूद है। देखिए, पहले हमने किया क्वांटिटी के ऊपर, पहले हमने क्वांटिटी के ऊपर किया, क्वालिटी भी किया, और फर्दर करते करते इसी तरह से हम इसको मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर देख रहे हैं। इस पैरामीटर का एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लास्ट कई सेशन से देते आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर लेबर अबेंडेंट है तो लेबर अबेंडेंट क्या करेगा, ये आपके लिए जो एंडोमेंट फैक्टर है वो मोर लेबर लेस कैपिटल। यहाँ कंडीशन क्या होगी, आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास कैपिटल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो कि गुड्स हों, जो कि बेटर तरीके से आप यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, अपनी रिसोर्स को, इसके जो आपकी बात बहुत ज़्यादा फ्लुएंट रिसोर्स है उसको यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, यहाँ कंडीशन समझ लेते हैं कि टेक्सटाइल, गारमेंट और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, तो आपके लिए मामला बेहतर बनते चले जाएंगे और अच्छे बनेंगे। अब यहाँ यही बात समझ लेते हैं स्टूडेंट। अब जो कंडीशन आती है, एग्रीकल्चर में चले गए, गारमेंट में चले गए, या आपने कोई और फैक्टर्स को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन अब यूएस की बात करते हैं तो वो कैपिटल डिपेंडेंस है, ठीक है। अब वो कैपिटल डिपेंडेंस है तो उसके क्या कंडीशन है, उसके पास पैसा बहुत है, वो पैसे के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास पैसा बहुत है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपको आपकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकता है, आपको स्किल्ड लेबर दे सकता है, ठीक है। वो आपको क्या कर सकता है, आपको जो है उसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें उसकी क्या ज़्यादातर एक्सपोर्ट रहेगी, वो एयरक्राफ्ट दे सकता है, मशीनरी दे सकता है,
कोई ऐसी चीज़ें जैसे कहते हैं कि चाहिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास जो है आप नॉर्मल अपने पास क्रिएट नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा उनके लिए जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, मशीनरी हो गई, हैवी मशीनरी के अलावा एयरक्राफ्ट हो गया। तो ये तमाम चीज़ें अमेरिका में बनती है जो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होती हैं और वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ भी ये कंडीशन समझा रहा था, उसी कंडीशन को क्लियर करें। अब इसी तरह की और एग्जाम्पल ले लेते हैं सऊदी अरबिया का। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया क्या करता है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज में उसके पास सबसे ज़्यादा क्या है, वो रिच इन ऑयल है, ठीक है। और ऑयल की वजह से क्या होता है कि वो ऑयल की ही एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी जो मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, उसको स्ट्रांग करता है, बिल्ड करता है। उसके बाद जो है वो इम्पोर्ट मार्केट उसकी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं बैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन ऑयल एक ऐसी रिसोर्स है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। उसकी वजह से वो जो है वो अगर इम्पोर्ट भी करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसको करना क्या चाहिए, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए ऑयल और कोई एनर्जी प्रोडक्ट्स। एनर्जी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, फ्यूल्स ही हो गए, यूजुअली एनर्जी प्रोडक्ट्स ही होते हैं, फ्यूल वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए सऊदी अरबिया को। अब यहाँ ये बात कर लेते हैं कि हेक्सर ऑर्लन थ्योरी जो है उसका जो की फीचर है वो फैक्टर एंडोमेंट है, ठीक है। फैक्टर एंडोमेंट कह सकते हैं कि आपकी जो हेक्सर ऑर्लन की जो थ्योरी है इसकी फाउंडेशन कंसिडर की जा सकती है। वो कैसे कि देखिए, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हों, ठीक है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद होंगी तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियर और कंप्लीट उस चीज़ की जो है वो स्पेशलाइजेशन होगी। तो जब हम कंपेरेटिव एडवांटेज इस चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ वहाँ भी आपको एनालाइज कराती है कि जी आपका जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं रन कर रहा है, उसका सिस्टम तरफ रन कर रहा है कि आपकी स्पेशलाइजेशन और ट्रेड पैटर्न डिफाइन हो रहे हैं फैक्टर एंडोमेंट के ऊपर। तो यही चीज़ हेक्सर ऑर्लन ने बताई और उसको बहुत ज़्यादा इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे क्लियर हो सके, उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके।